Welcome student, this is our lecture number first for BSc 5th semester। अब तक हमने BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस चलाया हुआ था, लेकिन आज से हम BSc फाइनल ईयर मीन्स 5th सेम का सिलेबस भी शुरू करने वाले। इसके अंदर हम पहले पेपर सेकेंड अटैम्प्ट करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट, BSc 5th सेम पेपर इसमें पहले हम करेंगे सेकंड, जो कौन सा है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये पेपर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं पहले, ठीक है। ये पेपर इम्पोर्टेंट भी है एज कम्पेयर टू, यदि हम सेकंड पेपर की जो फर्स्ट पेपर है उसके कंपैरिजन में, तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? हालांकि इम्पोर्टेंट वो भी, ये वाला इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एक पेपर आपको एमएससी में पढ़ने वाला, एक नहीं दो पेपर। अब तो शायद सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन यदि एक दो साल पहले की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में एक पेपर हमें फर्स्ट उसमें देना पड़ता था फर्स्ट सेम में, और एक सेकंड सेम में। क्वांटम मैकेनिक्स का ही हमारा पेपर होता है एमएससी के अंदर। मीन्स आपको 160 नंबर का पेपर आएगा, 80 का 2 बार। तो क्वांटम मैकेनिक्स उस हिसाब से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, पहले आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और कुछ एक दो टॉपिक हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें भाई, +2 क्लास में जब हम पढ़ते तो हमें एक चीज़ बताई जाती, क्या कि हम मेनली जो फिजिक्स को है वो डिवाइड करते हैं 90s के ऊपर। ये 90s क्या है हमारा यहाँ पे? 90s का मतलब है, अभी जैसे 2020 चला हुआ ना, तो 1900 साल से मतलब है 90s, हम ईयर की बात करें। एक तो इससे पहले के और एक इसके बिफोर और आफ्टर। बिफोर 19 जो फिजिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और आफ्टर वाले को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तो हो गया। यदि नॉर्मल मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं तो हम 1900 से पहले की जो हमारी फिजिक्स है उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 से बाद की जो फिजिक्स है उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन मैं यहाँ पे इसको दूसरा नाम दूं तो ये हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये क्या है हमारी? क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल आपने पहले पढ़ी, फर्स्ट ईयर में भी आती है हमारे पास। क्लासिकल के काफ़ी टॉपिक है। यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना ना आए तो जो आपने कभी +1 क्लास में हमने फोर्स के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ था, वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही आते। अब आप कहोगे सर जब हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी तो हम मॉडर्न के पास क्यों गए या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के पास क्यों गए? उसके पीछे जाने का रीज़न ये था कि क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर नॉर्मली, यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करूं तो हम 10⁻⁻4 मीटर इस पार्टिकल, इन जो रेंज में हमारे पास पार्टिकल थे, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनकी स्टडी करते थे। अब ये तो है नहीं कि पार्टिकल हमारे पास इतने ही साइज के। अब जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ना शुरू हुआ हमारे पास, या पार्टिकल का साइज पावर में कम होने का मतलब है भाई, यहाँ पे मीन्स जो पार्टिकल है उनका साइज छोटा होता चला गया। इस रेंज में थे तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स हम अप्लाई कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने क्या देखा कि पार्टिकल का साइज कम होता जा रहा है, उस जगह पे हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी वो काम नहीं कर रही, वो इसकी डोमेन से बाहर जाते जा रहे। हमारे लिए इन पार्टिकल की स्टडी करना या जो मैक्रोस्कोपिक है वहाँ तक तो पॉसिबल था, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक पे गए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पे फिर दिक्कत होनी शुरू होगी। किसके अंदर? क्लासिकल मैकेनिक्स की। वो इसकी रेंज से बाहर चले गए। या फिर मैं बात करूँ जब हमारे पास रेंज 10⁻⁻10 तक चली गई, तो भी यहाँ पे तो 10⁻⁻4 तक हम स्टडी कर रहे थे। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल,
तो यहाँ पे इनकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, इसको हमने 2 स्टेज में डिस्कवर किया है। जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो 2 स्टेज में हुए। पहला तो हुआ था एक बार 19 में, या फिर 1901 भी मिल सकता आपको कई बुक में। उस ईयर में जाके डेवलपमेंट हुई थोड़ी ही, और जो बाकी की डेवलपमेंट थी जो यहाँ पे नहीं हुई, वो हमने क्या देखा कि 1926 में। दूसरी कब हुई भाई? 1920। दूसरी स्टेज जो थी हमारे पास वो कब थी? 1926 के अंदर। जो पहले वाली थी वो आपने सुना होगा, प्लैंक साइंटिस्ट थे जिनका हम प्लैंक कांस्टेंट h भी यूज करते हैं। उन्होंने शुरू में इसके बारे में बताया, और शायद श्रोडिंगर जो है, जो शायद आपने नाम नहीं सुना हो या सुन भी रखा हो, उसका जो था वो बाद में आया है। वो कब आया है? एक सेकंड, 1926 में। ठीक है, तो ये था हमारा इसका मेन जो हमें पता लगे कि भाई, क्योंकि हमारी जो पहली यूनिट है, जो पहली यूनिट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? यही तो है, यूनिट फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। की शुरुआत कहां से हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स? तो इस तरीके से हमने इसकी स्टडी की, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। हमें पता चला कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे हमें धीरे धीरे चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ कि शुरू में कितनी चीज़ें हमें पता थी कि बाद में कितनी पता चली। ठीक है, अब चलते हम, अभी ये तो पता लग गया कि भाई ये फेल क्यों हुई, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी वो फेल क्यों हुई, क्योंकि हमें जो स्मॉल पार्टिकल थे उनके बारे में पता नहीं लग रहा था, वहां से उनके बारे में हम नहीं पढ़ पा रहे थे। उसके लिए हम फिजिक्स के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है, यदि आपको कोई चीज़ एक साइंटिस्ट के पास समझ में ना आए, आप तुरंत दूसरे के पास जा सकते हो। ठीक है, वहां से आपको बेटर चीज़ें पता लगेंगी उससे। यूनिट इधर लिख देता हूं मैं, यूनिट है हमारी फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले टॉपिक की साइड। पहला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, नॉर्मली मैं आर्टिकल से ही डिनोट करते हूँ भाई इसको, वो क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या है भाई? वो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब सही, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है? पहले हम बात करते हैं भाई ब्लैक बॉडी क्या होगा। ब्लैक बॉडी क्या होगा हमारे पास कि यदि हम कोई ऐसी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ऐसी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर वो ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर ले। क्या कर ले? जितनी भी टाइप की हमारे पास वेवलेंथ है, यदि वो सबको एब्जॉर्व कर ले, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको भाई? हमने कोई भी एक, मान लीजिए क्या है, हर तरीके की जो वेवलेंथ आ रही है सबको एब्जॉर्व कर रहा है। एब्जॉर्व करने का मतलब आप समझते हो फाइनल ईयर के बच्चे, कि सबको इकट्ठा कर रहा है एक जगह पे। तो ये कौन सी बॉडी की तरह बिहेव करेगा? एक ब्लैक बॉडी की तरह। ठीक है, अब इसने पहले तो सारी रेडिएशन हर टाइप की वेवलेंथ की एब्जॉर्व कर ली। अब जब ये उनको रिलीज करना, एमिट करना शुरू करेगा उन वेवलेंथ को, उन रेडिएशन को, तो वो रेडिएशन हमारे पास क्या बन के आएंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, चलो इसको करते हैं, बार लिख लेते हैं थोड़ा।
the body which can absorb all type of रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ या बोल सकते जिनकी किसी भी वेवलेंथ क्या है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं विच हैव डिफरेंट वेवलेंथ are called black body. The radiation emitted from these body are called black body radiation. जो इनसे रेडिएशन निकल के आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इनके लिए हमने क्या किया था भाई, इनकी स्टडी के लिए हमने किया था एक एक्सपेरिमेंट करवा के देखा। अब आपको ये बात पता है, हमने प्लस टू क्लास में पढ़ रखा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती, ठीक है, हमने पढ़ रखा है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा या फिर लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले यूज कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट चलती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, कम। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करवा के देखा, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, एनर्जी मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों को ही डिनोट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। इस तरीके का वो ग्राफ बना, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। एक तो हमें इस तरीके की और दूसरा हमें इस तरीके का, ठीक है। जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है इसमें तीन लाइनें दिख रही होंगी, दो तो डॉटेड लाइनें हैं, एक डार्क लाइन। फर्क क्या है, जो हमारे पास डार्क लाइन है वो तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला था, एक्सपेरिमेंटल हमें पता चला, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद जो पहली डॉटेड लाइन है वो आपने एक साइंटिस्ट सुना होगा, रेले फॉर्मूला, जो हम दो थे, इन्होंने मिलके स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम पढ़ते, आप लोगों ने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो फिनोमिना हम अप्लाई करते हैं 10th क्लास में आता है हमारे पास, उसमें रेले स्कैटरिंग फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। यदि आपको ध्यान हो तो जो 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर हुमेनाई वाला जो चैप्टर है वहां पे यूज करते हैं हम इसका, रेले स्कैटरिंग वहां से शुरू हो जाती। एक तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने ये रिजल्ट दिया, मतलब इसके पास ये वाला आया था, ठीक है। एक जीन नाम का साइंटिस्ट और था इसके साथ। दूसरा इसमें एक और किया गया था, वेन नाम का था, उसने हमें ये वाली लाइन, ठीक है। डायग्राम आ गया समझ में। यहां से हमने क्या किया, वैल्यू बढ़ाने शुरू की। एनर्जी आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट के लिए एनर्जी वेरी कर रही है, एनर्जी सबके लिए सेम नहीं है,
किसी पॉइंट पे जब हमारे पास वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम है, उस टाइम पे एनर्जी की वैल्यू अलग है, उस तरीके से यदि हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो अलग। ठीक है, डायग्राम हो गया, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। दिस डायग्राम शो, या आप बाद में डायग्राम को बना सकते हो पहले लिखने के बाद। shows experimental results between energy of different radiation with their frequency and wavelength। ठीक है, अब दो साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, पहले की बात कर लेते। अकॉर्डिंग टू इसके बारे में यदि हम बात करें तो भाई हमने अभी देखा इसके अंदर क्या उसका रिजल्ट जो था वो डिफरेंट था। थोड़ा डिफरेंट कैसे था? अकॉर्डिंग टू, या फिर ये लिख लिया हमने, कंसिडर ए वेवलेंथ between lambda 2 ठीक है, ये रेंज है इसकी। अब यदि हम बात करें तो मेन इसमें रेंज क्या है भाई? लैम्डा प्लस लैम्डा, सॉरी लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो चेंज तो यही है। रेंज कितनी होगी यदि इसकी हम रेंज बात करें, किस वेवलेंथ की किस रेंज में हम काम कर रहे हैं, तो कितनी होगी वो? डी लैम्डा होगी यही, विद एनर्जी ई लैम्डा। ठीक है, वी फाइंड ए रिजल्ट which is the relation between energy and wavelength। इसने भाई हमें एक रिजल्ट दिया। रिजल्ट हमें क्या बताता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, 8 पाई ये रिजल्ट मिला हमें शुरू में। ठीक है, ई लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई लैम्डा की पावर 4 के बी टी डी लैम्डा। ये हमें किसने बताया था? रेले और जीन भी आप लिख सकते हो, ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। उसी डायग्राम के ऊपर बात करें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अब क्लियरली आपको एक बात पता चल रही होगी कि जैसे जैसे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। इसकी यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we find that
as we increase the value of wavelength, the value of energy decrease, and 4 वेवलेंथ हमारे पास इन्फिनिटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0 एंड ये वैल्यू भी किसको टेंड करेगी भाई 0 को, ठीक है। एंड आल्सो फॉर अब वैल्यू 0, ये इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इंफिनिटी की साइड जाएगी। मतलब इससे हमें सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिला, कहने का मतलब ये, ठीक है। ये इक्वेशन हमें रिजल्ट मिला, हमने देखा कि भाई ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी की, यदि यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कोई भी सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं दे के जा रही, ठीक है। सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं दे के जा रही तो मैंने आपको पहले बताया, इसमें फिजिक्स में डायरेक्ट क्या है, यदि आपको एक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप सीधा दूसरे के पास जाएंगे, वहां से रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने अभी बताया था कि दूसरे ने साथ साथ एक्सपेरिमेंट किया था, साथ साथ जो विन वाला एक्सपेरिमेंट था, यदि हम उसके ऊपर जाएं अब सेकंड एक्सपेरिमेंट सेम वेवलेंथ के ऊपर उसने किया, ठीक है। वेवलेंथ की वैल्यू भी, मतलब जो रेंज थी हमारे पास वो वही थी जो हमने पहले किया था, तो उसने भी एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, सेम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू निकाली हमारे पास वो क्या आई वेवलेंथ की, एनर्जी की, सॉरी 8 पाई HC लैम्बडा की पावर 4 e की पावर माइनस HC लैम्बडा KBT DL। ये इक्वेशन हमें उसने बताई चेंज करके, ठीक है। पहले वाले से और इसमें थोड़ा चेंजमेंट है, एक तो लैम्बडा की पावर 4, दूसरी ये वाली क्वांटिटी उसमें नहीं थी, जो हमने पहले वाली जो इक्वेशन लिखी थी उसके अंदर ये वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, ठीक है। मतलब ये हमें नया रिजल्ट मिला। इक्वेशन 2 हम यदि इसको मान के चलें, इक्वेशन 2 gives a result for energy at any temperature T, ठीक है। इसके लिए हमें रिजल्ट दे रहा है। अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है, यदि हमारे पास ज्यादा हो या वेवलेंथ की वैल्यू कम हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। बट यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या हो, कम, और वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, सॉरी ज्यादा है, मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन gives a result
for high frequency but fails for low frequency और हाई या लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए काम नहीं कर पाई, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए काम कर सकती है। मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको मैंने बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती वेवलेंथ के। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब यदि ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए काम कर रही है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर सकती है, लेकिन यदि लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, उस सिचुएशन में ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात वहीं पे आ गई जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, अभी बात वहीं पे आ गई भाई। दोनों साइंटिस्ट जो हमने स्टडी की है, फिर भी हम हमारे जो रिजल्ट था उसके पास नहीं पहुंच पाए। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। सीधी सी बात है, यदि आपको एक से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम दूसरे के पास जाने वाले। अब यहाँ तक जब हमने स्टडी की, दोनों साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, दोनों ने एक्सपेरिमेंट करवा के देखे और दोनों का एक्सपेरिमेंट जो था उससे हमें एनर्जी के लिए एक सेटिस्फाई वैल्यू नहीं मिली। दोनों अपने काम में विफल रहे। अब लेकिन फिजिक्स है, इतनी आसानी से हम हार मानने वाले हैं नहीं। इसके बाद हमने इसमें तो बोल दिया, इसी टॉपिक अभी तक जो चल रहा है वो आर्टिकल फर्स्ट ही हमारा पहला ही टॉपिक चला हुआ है। जब तक अगला टॉपिक बताया नहीं जाएगा तो शुरू नहीं होगा। ये मत सोचना कि बीच में ही हमने कहीं शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको बताया नहीं गया है तो समझ लो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें सीधी सीधी बात बता दी गई भाई कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस काम यदि हम करते रहेंगे, क्योंकि जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो क्लासिकल पे बेस था। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ black body cannot explain on the basis of classical theory. For this we need quantum theory which is later explained by प्लैंक, जिसको बाद में किसने एक्सप्लेन किया भाई? प्लैंक ने। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। ठीक है, जिसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अभी तक, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से भाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, या जो हमारे पास पहला जो टॉपिक था या जो शुरुआत थी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, जो सबसे पहले हमने चीज़ स्टडी करनी होती वो ब्लैक बॉडी, वो हमने पढ़ लिया आज। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। वी होप कि आपके समझ में आएगा। कोई भी यदि आप डाउट हो वो एनी टाइम यू कैन आस्क। डिस्क्रिप्शन में आपको फर्दर डिटेल इसकी मिल सकती है। थैंक यू।